गुड इवनिंग मेरे स्टूडेंट। मैं आज पढ़ाने के लिए जा रहा हूँ भारत का इतिहास, जो कि लूसेंट चैप्टर का इतिहास चैप्टर का पहला भाग है। ठीक है। तो जैसे कि होता है कि इसमें मतलब भारत का इतिहास के बारे में हम लोग क्या करेंगे, जानेंगे। तो भारत के इतिहास के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला ये उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है, जिसे महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भरतों का देश तथा यहाँ के निवासियों को भारती अर्थात भरत की संतान कहा गया है। अ, भरत एक प्राचीन कबीले का नाम था। भरत एक किसका नाम था? प्राचीन कबीले का, जो कि उसी के नाम पर उत्तरादुर्सी के नाम पे भारत भी पड़ा। प्राचीन भारतीय अपने देश को जम्बू द्वीप अर्थात जम्बू जामुन वृक्षों का द्वीप भी कहते थे। तो प्राचीन ईरानी इसे सिंधु नदी के नाम से जोड़ते थे, क्योंकि भारत में सिंधु नदी बहुत पुराने समय से रहे, तो उसीलिए ईरानी लोग जो थे इसे सिंधु नदी के नाम से भी क्या करते थे, जोड़ते थे, जिसे वे सिंधु न कहकर हिंदू कहते थे। इसको क्या बोलते थे? सिंधु न कहकर हिंदू कहते थे। यही नाम फिर पूरे पश्चिम में फैल गया। यही नाम जो था पूरे फिर पश्चिम में फैल गया था। ठीक है। फैल गया। पूरे देश को इसी एक नदी के नाम से जाना जाने लगा। यूनानी इसे इंदे और अरब इसे हिंद कहते थे। यूनानी इसे किस नाम से कहते थे? इंदे। और अरब इसे क्या कहते थे? हिंद कहते थे। ठीक है। तो मध्यकाल में इस देश को हिंदुस्तान कहा जाने लगा। मध्यकाल में फिर इस देश को क्या कहा जाने लगा? हिंदुस्तान। यह शब्द भी फारसी शब्द हिंदू से बना है। फारसी शब्द किससे बना है? हिंदू से। यूनानी भाषा के इंदे के आधार पर अंग्रेज इसे इंडिया करने लगा। इंदे के नाम पर इसे आधार पर इसे अंग्रेजी से क्या करने लगा? इंडिया। तो उसके बाद विंध्य की पर्वत श्रृंखला देश को उत्तर और दक्षिण दो भागों में बांटती है। विंध्य की पर्वत श्रृंखला देश को उत्तर और दक्षिण दो भागों में बांटती है। कौन पर्वत? विंध्य पर्वत। ये सब कॉमन सी चीज़ें हैं जो कि आप लोग को बहुत आगे चलकर क्या आएगा, काम में आएगा। इसीलिए कुछ कुछ यहाँ पे जो मेन मेन चीज़ होता है उसे भी आप लोग क्या नोटिस क्या करिए। जैसे कि यहाँ क्या बोल रहा है? विंध्य की पर्वत श्रृंखला देश को उत्तर और दक्षिण दो भागों में क्या करता है? इसको बांटती है। उत्तर में इंडो यूरोपीय परिवार की भाषाएं बोलने वालों की और दक्षिण में द्रविड़ परिवार की भाषाएं बोलने वालों का बहुमत है। यानी कि उत्तर में किसका ये था? इंडो यूरोपीय परिवार की भाषाएं बोलने वाली थी। और दक्षिण में किनका था? द्रविड़ का। तो ये सब भी एक मतलब आप इसको माइंड में मतलब बैठा कर नहीं रखिएगा। तो नोट, भारत की जनसंख्या का निर्माण जिन प्रमुख नस्लों के लोगों के मिश्रण से हुआ वे इस प्रकार है: प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, पैलियो मेडिटेरियन, काकेसाइड, निग्रोयड और मेंगोलायड। तो भारत इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए तीन भागों में बांटा गया: प्राचीन भारत, मध्य भारत और आधुनिक भारत। तो भारत को कितने भागों में बांटा गया था? तीन भागों में। प्राचीन भारत, ठीक है, मध्यकालीन भारत एवं आधुनिक भारत। सबसे पहले इतिहास को तीन भागों में बांटने का श्रेय जर्मन इतिहासकार क्रिस्टोफ सेलियरस को कहते हैं। ठीक है। सबसे पहले इतिहास को तीन भागों में बांटा कौन? क्रिस्टोफ सेलियरस। ठीक है। अब हम आगे चलते हैं प्राचीन भारत के बारे में। प्राचीन भारत। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मुख्यतः चार स्रोतों से प्राप्त होते हैं: धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण व पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। अब चलिए धर्म ग्रंथ के बारे में पढ़ते हैं। धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाले महत्वपूर्ण जानकारी। भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है। ठीक है। भारत में सर्व प्राचीन क्या कौन सा था ग्रंथ? वेद था। ठीक है। जिसके संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। तो धर्म ग्रंथ जो वेद था उनके मतलब कर्ता धर्ता कौन थे? महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। ठीक है। वेद वसुदेव कुटुंबम का उपदेश देता है। भारतीय परंपरा वेदों को नित्य तथा अपौरुषेय मानती है। वेद चार हैं। कौन कौन है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एवं अर्थवेद। इन चार वेदों को संहिता कहा जाता है। ये जो चार वेद है इन्हें क्या कहा जाता है? संहिता। ठीक है। ये चार वेदों को क्या कहा जाता है? संहिता। अब आइए ऋग्वेद के बारे में पढ़ते हैं। तो ऋग्वेद
ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। ठीक है, ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को क्या कहा जाता है? ऋग्वेद। इसमें 10 मंडल है। इसमें कितने मंडल हैं? 10 मंडल है। 1028 सूक्त हैं एवं वाखिल्य पाठ के 11 सूक्तों सहित एवं 10,462 ऋचाएं हैं। ठीक है, इस वेद के ऋचाओं के पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहते हैं। ठीक है, इस वेद के जो ऋचाएं को पढ़ते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? होत्री। इस वेद से आर्य के राजनीतिक प्रणाली, इतिहास एवं ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। ठीक है, तो किसके द्वारा रचित है? विश्वामित्र द्वारा रचित है। तीसरे मंडल में क्या बोल रहे हैं? सूर्य देवता सावित्री समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। ठीक है, इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। इनके कौन से मंडल में है? 9वें मंडल में। इसके 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को खील कहा जाता है। ठीक है, इसके जो 8वें मंडल है उसके हस्तलिखित ऋचाओं को क्या कहा जाता है? खील कहा जाता है। चातुष्य समाज की कल्पना का आदि स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त है, जिसके अनुसार जिसके अनुसार क्या मिलते हैं? 4 वर्ण क्षेत्रीय आदि पुरुष ब्रह्मा के क्रमशः मुख, भुजाओं, जंघाओं और चरणों से क्या है? उत्पन्न है। ठीक है, अब आगे चलिए पढ़ने का करते हैं। ऋग्वेद के कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अधन्य शब्द का संबंध गाय से है। ठीक है, ऋग्वेद में जो आपका कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अधन्य जो है वो किससे है? समर्पित है, मतलब संबंध है गाय से। ठीक है, अब देखिए सूत्र 4 प्रमुख जातियों की स्थितियों, व्यवसायों, दायित्वों, कर्तव्यों तथा विशेषाधिकारों में स्पष्ट विभेद करता है। अब देखिए यहाँ क्या है? ईसा पूर्व एवं ईस्वी। वर्तमान में प्रचलित देखिए यहाँ ठीक से आप लोग को दिखना चाहिए। वर्तमान में प्रचलित ग्रेगोरियन कैलेंडर ईसाई धर्मगुरु ईसा मसीह के जन्म वर्ष है। ईसा मसीह के जन्म के पहले समय को ईसा पूर्व कहा जाता है। ठीक है, ईसा मसीह के जन्म के पहले इसे क्या कहा जाता है? समय ईसा पूर्व कहा जाता है। ईसा पूर्व में वर्षों की गिनती उल्टी दिशा में होती है। ईसा पूर्व में जितना भी वर्ष होते हैं उनका जो गिनती होता है वो कैसा होता है? उल्टा होता है। इट मीन्स बैकवर्ड होता है। जैसे महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में एवं मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुआ। ठीक है, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो सॉरी, महात्मा गांधी बोल रहे हैं, कुछ मतलब बोलने में दिक्कत हो रही है, तो आप लोग इतना माइंड में मत लीजिएगा। जैसे महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में एवं मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुआ। यानी ईसा मसीह के जन्म 563 वर्ष पूर्व महात्मा बुद्ध का जन्म एवं 483 वर्ष पूर्व मृत्यु हुई। ईसा मसीह की जन्म तिथि से आरंभ हुआ सन ईस्वी सन कहलाता है। ठीक है, सन ईस्वी सन कहलाता है। इसके लिए संक्षेप में ईस्वी लिखा जाता है। ईस्वी को लैटिन भाषा के शब्द एडी में भी लिखा जाता है। ठीक है, ईस्वी को मतलब लैटिन भाषा में हम लोग एडी भी बोलते हैं। इसका मीन, एडी का मतलब क्या होता है? मीन एनो डोमिनी, जिसका शाब्दिक अर्थ है इन द ईयर ऑफ लॉर्ड जीसस क्रिस्ट। अब देखिए वामना तार के 3 पगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। तो आज के लिए यहीं तक रहने दीजिए। आगे हम कल होगा तो मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि अभी मेरा स्टार्टिंग में हो रहा है तो कुछ बोलने में हिचक भी रहा हूँ, तो इससे आप लोग माइंड में उतना मत लीजिएगा। अगर कहीं पर भी प्रॉब्लम आएगा तो मैं आप लोग को प्रयास करूँगा कि समझाने का। ये मेरा फर्स्ट चैनल है और मेरा फर्स्ट वीडियो या सेकंड वीडियो भी है, तो आप लोग उतना माइंड में प्लीज़ मत लीजिएगा। ठीक है, और अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब हो सके तो कर दीजिएगा। चलिए, और हाँ, जाते जाते एक बात और बोलना चाहते हैं, शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए तब आगे यजुर्वेद जो है, यजुर्वेद हम कल पढ़ाएंगे। ठीक है, अगले चैप्टर में पढ़ाएंगे या अगले वीडियो में। ठीक है ना, तो अगले वीडियो अपलोड हो जाएगी कल या परसों तक में। ठीक है, तो आप लोग ज़रूर उन्हें देखें।